वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है उर्दू RTRE 4 के लिए, ठीक है। और अब तक मैंने इससे पहले 4 वीडियो क्रैश कोर्स का अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख ले। ये क्लास क्रैश कोर्स क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट्स करना भी ना छोड़े। जैसा कि मैं आप हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्रैश कोर्स को फ्रेम जो किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहले पार्ट के अंदर उर्दू अदब का 20 वन लायर क्वेश्चन लिया जा रहा है, जो हर एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है और एक अहम सवालात होता है। दूसरे पार्ट के अंदर कवायद का सवाल रखा गया है, जो अब तक बीपीएससी ने पूछ रखा है। जब ये खत्म होगा उसके बाद मैं अपने से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ग्रामर कवायद का उसको लेके आऊंगा और उसके जरिए आप लोगों को टॉपिक भी मैं क्लियर करूंगा। तीसरे पार्ट के अंदर क्या रखा गया है कि तीसरे पार्ट के अंदर जो रखा गया है वो आप लोगों के लिए उर्दू अदब के 2 मुसन्निफ से रिलेटेड जो हालत ज़िंदगी होती है उसको रखा गया है। जब ये कंप्लीट होता रहेगा उसके अंदर मैं भी और भी चीज़ ऐड करता चले जाऊंगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि 50 से 60 वीडियो आप लोगों को मिलेगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, और जिसमें से आप लोगों को जो है बीच बीच में 6-7 क्लास होने के बाद आप लोगों का 120 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों का एग्जाम के तौर पे लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का क्लास में क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि पहले पार्ट के अंदर आप लोगों को लिया गया है कि उर्दू अदब के 20 वन लायर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे उर्दू अदब के 20 वन लायर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो क्या है, उर्दू जबान की पहली खुद निशत। तो उर्दू जबान की पहली जो खुद निशत है वो काला पानी है। क्या है? काला पानी है। उर्दू जबान की पहली खुद निशत काला पानी है। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल है कि रेख्ता का लफ्ज, यानी रेख्ता का लफ्ज उर्दू जबान के लिए बादशाह अकबर अजीम के ओहदे में इस्तेमाल किया गया था। यानी ये जो रेख्ता लफ्ज है इसका इस्तेमाल उर्दू जबान के लिए इस्तेमाल किया गया था। किस बादशाह के दौर में, किस बादशाह के ओहदे के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो अकबर अजीम बादशाह के ओहदे के लिए किया गया था। तीसरे सवाल की बात करें तो ड्रामा। ड्रामा एक यूनानी जबान का लफ्ज है। ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? ड्रामा जो है एक यूनानी जबान का लफ्ज है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे चौथे सवाल के अंदर कि देखिए अफसाने हमारे यहाँ, यानी कि अफसाना जो हमारे यहाँ अंग्रेजी जबान के अदब से आया है। तो अफसाना किस जबान से आया है? तो अंग्रेजी जबान से आया है। अफसाना किस जबान से आया? अंग्रेजी जबान से आया है। पांचवा देखें तो यहाँ पे क्या है ना, कह मकनी, कह मैं कनी उर्दू नस्र में सबसे कदीम सनफ है। तो उर्दू नस्र में सबसे कदीम सनफ का क्या नाम है? कह मैं खानी, है ना, मकर मकरनी, है ना, कह मकरनी जो आपका जो है उर्दू नस्र में सबसे कदीम सनफ है। 6 नंबर का देखें तो तरक्की पसंद तहरीर के हवाले से अफसानोई के पहले मजमूए का नाम क्या था? तो तरक्की पसंद तहरीर के हवाले से अफसाने के पहले मजमूए का नाम अंगारे हैं। क्या नाम है? अंगारे हैं। तो तरक्की पसंद तहरीर के हवाले से अफसानोई के पहले मजमूए का नाम अंगारे हैं। क्या है? अंगारे हैं। 7वां सवाल की बात करें तो उर्दू ड्रामे का आगाज। उर्दू ड्रामे का आगाज लखनऊ से 19वीं सदी में हुआ था। उर्दू ड्रामे का आगाज कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो लखनऊ से हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के अंदर हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 8 नंबर का सवाल। तो 8 नंबर के अंदर क्या है पॉइंट के अंदर, जदीद उर्दू नज्म का आगाज अंजुमन पंजाब यानी लाहौर से हुआ था, है ना। जदीद उर्दू नज्म का आगाज अंजुमन यानी पंजाब यानी लाहौर से हुआ था। आगे देखिए अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शायरी मजमुए का नाम जो है इसरार खुदी है। क्या नाम है? इसरार खुदी है। अल्लामा इकबाल के का सबसे पहला शायरी मजमुए का नाम इसरार खुदी है। इसरार खुदी है। 10वें नंबर का सवाल देखिए तो अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका नस्वाक का मोहसिन करार दिया गया था। यानी कि अल्लामा राशिद खैरी को किस मोहसिन का करार दिया गया था? तो तबका नस्वा का करार दिया गया था, है ना। अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका नस्वा का करार
दिया गया था। आगे देखिए 11 नंबर में क्या पॉइंट लिया गया है, अहम बात क्या लिया गया। 11 नंबर में लिया गया है कि जिस शायरी में नुक्ता ना आए उसे बेनुक्ता शायरी कहते हैं। जिस शायरी के अंदर नुक्ता नहीं आता है उस शायरी को क्या कहते हैं, बेनुक्ता शायरी कहा जाता है। बे का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ कि बा का मतलब या इस तरीका से या बा में हा लग के जो बनता है ये दोनों का मतलब होता है हाँ। अगर लफ्ज के पहले आके ये लग जाता तो इसका मतलब है कि उससे सेंस हाँ के सेंस में जाएगा। अब बे का मतलब होता है नहीं। बे का मतलब क्या दिया गया, नहीं, यानी कि इसका मतलब होता नहीं। उसी तरीके से देखिए बे नुक्त है, नुक्त यानी कि नहीं है नुक्त शायरी में, है ना। तो जिस शायरी में नुक्ता ना हो उसको क्या कहा जाता है, बेनुक्त शायरी कहा जाता है। आगे देखिए 12 नंबर में फारसी ईरानी जबान की लफ्ज है। फारसी किस जबान की लफ्ज है, ईरानी जबान की लफ्ज है। 13 नंबर में है कि मुगलों के जमाने में अरबी और फारसी सरकारी जबानें होती थी। मुगलों के ज़माने में किसके, मुगलों के ज़माने में जो है कौन सी सरकारी ज़बानें होती थी, तो अरबी और फारसी ज़बानें होती थी। आगे है 14 नंबर में कि उर्दू को 1832 में अ, 1832 में बरसगीर में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था। यानी कि उर्दू को कब सरकारी ज़बान का मिला था, सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था, तो ये 1832 में बरसगीर में, है ना, बरसगीर में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था। 15 में कि उर्दू की पहली मंजूम किताब का नाम है कदमराव पदमराव, है ना। उर्दू की पहली मंजूम किताब का क्या नाम है, उर्दू की पहली मंजूम किताब का नाम है कदमराव पदमराव। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर के अंदर में क्या पूछा गया है। 16 नंबर में कि मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली, है ना, मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली सर सैयद के कहने पर लिखी थी। यानी कि मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली किसके कहने पर लिखे थे, तो सर सैयद अहमद खान के कहने पर लिखे थे। यानी कि मुसद्दस हाली किसकी किताब है, तो मौलाना हाली की है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर पे कि अल्ताफ हसीन हाली मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। अल्ताफ हसीन हाली किसके शागिर्द थे, मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे, मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। 18 नंबर में है मखजन रिसाला शेख अब्दुल कादिर ने, है ना, क्या नाम है, मखजन रिसाला, है ना, शेख अब्दुल कादिर ने अप्रैल 1901 में शाये किया था, है ना। तो मखजन रिसाला किसने शाये किया था, तो शेख अब्दुल कादिर ने शाये किया था। कब किया था, तो 1 अप्रैल 1902 के अंदर किया था। 19 नंबर में देखें तो उर्दू का पहला सफरनामा अजायबाद फिरंग, है ना, फिरंग यूसुफ खान कंबल पोश है। उर्दू का पहला सफरनामा अजायबाद फिरंग यूसुफ खान कंबल पोश है। उसके बाद है 20 नंबर में, है ना, इस्माइल मेरेठी, इस्माइल मेरेठी बच्चों के शायरी की हैसियत से मशहूर हुए थे। इस्माइल मेरेठी किस शायर की हैसियत से मशहूर हुए थे, तो बच्चों के शायर के नाम से मशहूर हुए थे, बच्चों के शायरी के लिए मशहूर हुए थे। ये था आज का 20 सवाल वन लायर का। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे पार्ट के अंदर। ये पार्ट 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया जिसमें 20 सवाल था। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लोग चलते हैं, तो पार्ट 2 के अंदर ग्रामर का है। तो चलिए अब हम इसको डील करते हैं जो भी होगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रामर का सवाल लिया गया है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2, है ना, उर्दू ग्रामर क्वेश्चन। तो बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर जो पूछा गया था उर्दू ग्रामर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिया गया है। और किस एग्जाम में पूछा गया था, तो 11-12 के अंदर जो पूछा गया है वैसे सवालों को यहाँ पे लिया गया है। कुछ ऐसे सवाल भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा इसमें से कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए, ठीक है। और आप लोग जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ गलत या सही, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस सवाल का जवाब दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ आते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल है कि लफ्ज या अल्फाज का वह मजमुआ जिसे हर शेर के आखिरी में दोहराया जाए, हर शेर के आखिरी में दोहराया जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 98 नंबर का सवाल लिया गया था जो पूछा गया था। तो 98 का यहाँ पे कि लफ्ज या अल्फाज
का वह मजमुआ जो जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए उसको कहा जाता है रदीफ। क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। और ये हम वजन होता है काफिया। क्या होते हैं? हम वजन। हम वजन यानी कि जैसे हमने यहाँ पे क्या, सरकार है, सरकार है, तू बना सरदार है, सरदार है। तो अब यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रदीफ, काफिया, मक्ता, मतला और उसके बाद जाके जो भी इससे रिलेटेड था यानी मिश्रा शेर से रिलेटेड मैंने बता दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मिसाल छोटा सा लेके मैं समझा देता हूँ कि ये काफिया रदीफ क्या होता है। ये मान लीजिए कि एक गजल है या कसीदे का ये पार्ट है जो नज्म के अंदर आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये बार बार है, ये दोहराया जा रहा है। ये है ही है जो है आपका क्या है? ये रदीफ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकारी सरदार, तो ये देखिए अली रे रे की आवाज आ रही है। हम वजन का मतलब होता है एक जैसे आवाज। अब यहाँ पे देखिए रे रे का आवाज आया, इसका मतलब है कि ये जो आपका हो गया सरकार, सरदार, ये आपका क्या बन गया? ये आपका काफिया बन गया। ठीक है, मक्ता मैंने समझा दिया था आप लोगों को। ये जो होता है मक्ता जो होता है ये शेर के आखिरी में आता है। यानी कोई भी गजल या कसीदे जब आपके पास रहता है तो उसके आखिरी में जो आपका ये जो शायर जो होते हैं, जो आपको मतलब कि अपने नाम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको मक्ता कहते हैं। ये आखिरी में किसी भी गजल के शेर के आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है, आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और एक मतला होता है, एक मतला होता है ना, जो आपका पहले शेर के, है ना, गजल के किसी भी शेर के यानी कि पहला मिसरा जो शेर जो होता है में उसमें हम काफिया यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहले आता है ना। वैसे देखिए आपको यहाँ पे से याद रख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर हुरूफ तहज़ी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले तू आता है, फिर जाके आपका काफ आता है, आखिरी में आपका काफ आएगा। तू आपका पहले आता है तो पहले से तो से याद रख लीजिएगा कि ये पहले आएगा। जब पहले की बात होगी तो उसको लेकर चलेंगे, आखिर की बात होगी तो इसको काफ वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 99 नंबर का सवाल है। 99 में सवाल है, चलिए इस सवाल को आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। स्टार में लगा दिया हूँ। 2-4 क्वेश्चन में अब अब से क्या करूंगा, हर वीडियो के अंदर मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे, गलत ही दे या सही दे, दोनों में से कोई एक जवाब तो आपका देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे हम लोग बात यहाँ पे करें, ऐसी नज्म जिससे का हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, मुश्तमिल हो, क्या कहलाती है? यानी कि ऐसा नज्म जिसका हर मिसरा जो रहता है, हर बंद जो रहता है 3 मिसरों पे रहता है, उसको क्या कहा जाता है? हाइको कहा जाता है, या सलासी कहा जाता है, या आपका मसलस कहा जाता है, मसलस कहा जाता है, या एक से ज्यादा, इनमें से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सनासी की अगर बात करें तो इसमें भी 3 मिसरा होता है, इसमें भी हाइको के अंदर भी 3 मिसरा होता है। लेकिन यहाँ पे नज्म की बात आपका कहा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों के अंदर जो आप लोगों का जो है मतलब कि 3-3 मिसरे ही होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर 3-3 मिसरे आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर बंद 3 मिसरे पर मुश्तमिल होता है। सलासी के अंदर भी 3 मिसरे होते हैं, हाइको के अंदर भी 3 मिसरे होते हैं, और मसल्लस के अंदर भी 3 मिसरे होते हैं। अगर ये देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कि जेल में से किसी का एक नाम दो बेटी है। कल भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया था, दो बेटी के बारे में, कि दो बेटी क्या होता है। यानी कि रबागी यानी कि दो बेटी का मतलब होता है दो शेर वाला। क्या हो जाता है? दो शेर वाला। दो बेटी का मतलब क्या होता है? दो बेटी के माने होता है दो शेर। दो शेर। और रबाई के अंदर क्या होते हैं? चार मिसरे होते हैं। चार चार मिसरे होते हैं। तो चार जो मिसरे होते हैं, ये चार मिसरे दो शेर कहलाया। इसलिए इसका भी नाम वहां पे दिया क्या गया, रबाई को ही दो बेटी के नाम से जाना जाता है। दो शेर मिलके दो बेटी बनाता है। तो चार मिसरे रबाई के अंदर होते हैं, तो चार मिसरे बराबर यानी दो शेर। इसका मतलब हो गया कि रबाई को ही दो बेटी कहा जाता है। इसको और भी जो है मतलब कि मुख्तलिफ माहिरा माहिरा जो कहते हैं, माहिरीन जो है, तो वो अलग अलग नाम से भी इसको पुकारते हैं। अगर हो सकता है कि एग्जामिनर ये नाम ना दे के अलग नाम दे दे, तो इसको हम लोग एक तराना के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात यहाँ पे करें तो एक जप्ती के नाम से भी जाना जाता है इसको। जब, है ना, जब, जफ्ती। और एक नाम और से जाना जाता है खसी, है ना, खसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नाम इसका यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है, कि हो सकता है कि अगली बार ये नाम ना दे के दो बेटी, हो सकता है कि ये नाम दे दे, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 102 के अंदर। देखिए ये सवाल आप लोगों को कल भी बताया गया था, क्लास 9th 10th का जब पूछा गया था, तो उसके अंदर भी इससे रिलेटेड था, लेकिन वहां पे इंग्लिश का उर्दू का मीनिंग उर्दू दिया गया था, उसका इंग्लिश में पूछा गया था। उर्दू में ब्लैंक वर्ड्स को क्या कहा जाता है? अब देखिए ब्लैंक वर्ड्स को कहा जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, नज्म मुर्रा जो होता है वो आपका ब्लैंक वर्ड्स होता है, ब्लैंक वर्ड्स होता है, इसको कहा जाता है। नसरी नज्म को कहा जाता है आप लोगों को पोएम। नसरी को यानी कि आप लोगों को प्रोज पोएम जो नाम दिया गया था, प्रोज प्रोज पोएम, है ना, पोएम कहा जाता। आजाद नाम आपको यहाँ पे था फ्री वर्स, ये फ्री वर्स आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना कि इंग्लिश में किसको क्या कहा जाता है। जब इससे सवाल एक दो को पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो जो वन लायर का क्वेश्चन है उसी में भी एक बार अटैच कर दूंगा कि हाँ इसको ये कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ब्लैंक वर्ड्स के बारे में पूछा गया था, तो नज्म मुर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे आजाद नज्म उर्दू में कहाँ से आई है? तो आजाद नज्म जो उर्दू में अगर देखा जाए तो यहाँ पे संस्कृत होगा, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तो आजाद नज्म उर्दू में कहाँ से आई है? तो हम लोग आजाद नज्म कहाँ से ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका फारसी से आई है। कहाँ से आई है? फारसी से आई है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 106 के अंदर में, जेल में से किस में हुरूफ की आवाज, यानी कि जेल में से किस में हुरूफ की आवाज और उनकी हरकत व सुकनात से बहस की जाती है? इल्म उरूज के अंदर, इल्म हिज्जा के अंदर, इल्म सर्फ के अंदर, क्या किसके अंदर आ जाएगा? तो देखिए आपका सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपका आता है, अगर कवायद के अंदर देखा जाए तो वो इल्म हिज्जा के अंदर आता है ना। तो हरकत व सुकनात का अगर हुरूफ के बारे में बात हो रही तो इल्म हिज्जा से ही रिलेटेड किया जाएगा। इल्म सर्फ के अंदर लफ्ज से बहस की जाती है, और इल्म उरूज के अंदर शेर व शायरी अदब के ऊपर जो है वहां पे किया जाता है। तो ये आपका इल्म हिज्जा रहेगा, जिसमें हुर्फों पे बहस की जाती है कि हुर्फ को किस तरीका से बोला जाए,
आवाज किस तरीका से निकाला जाए, उसको किस तरीका से पढ़ा जाए, किस तरीका से लिखा जाए, हुरूफ के कितने अक़साम होते हैं, यानी टोटल का सारा बात जो आप लोगों को हुरूफ हिज्जा के अंदर ही इल्म हिज्जा के अंदर ही हुरूफ पे बहस किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको याद रख लेना, हुरूफ की बात आए तो इल्म हिज्जा के अंदर लेके चलेंगे, लफ्ज की बात आएगी तो इल्म सर्फ के अंदर लेके चलेंगे, जब भी शेर व शायरी की जब बात होगी तब इल्म उरूज के अंदर हम लोग लेके चलेंगे, है ना। शेर व शायरी के अंदर हम लोग जब बात आएगी तब वहां पे चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये इसका भी जवाब 107 का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। आगे चलिए हम लोग चलते हैं 108 के अंदर। 108 में क्या कहा गया है कि कवायद में किस तरह के अल्फाज से बहस होती है। तो कवायद के अंदर जो बहस होती है महमल के लफ्ज से अल्फाज के अंदर, या बामाने अल्फाज के अंदर, या बेमाने लफ्ज के अंदर। अभी मैंने बताया था कि बे का मतलब होता नहीं, तो जो जो लफ्ज नहीं मतलब माने देता उससे बहस किया जाता है कवायद में। महमल भी उसी को कहा जाता है, महमल का ही दूसरा नाम, है ना। यानी कि बेमाने, इसका महमल उसी को कहा जाता है जिसके पास अपना मिनी नहीं हो, तो इससे बहस नहीं किया जाता, बल्कि बहस जो किया जाता है बामाने लफ्ज से किया जाता है। अब बामाने लफ्ज को कई नाम से जाना जाता है, बामाने लफ्ज को कलमा के नाम से जाना जाता है, बामाने लफ्ज को जाना जाता है मौजू के नाम से जाना जाता है। बामाने लफ्ज को किस नाम से जाना जाता है, बामाने लफ्ज को लफ्ज के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब नाम है जो बामाने लफ्ज को जाना जाता है। अगर सवाल ये रहा कि कहाँ किसके अंदर बहस किया जाता है कवायद के अंदर, तो वो जो माने रखता है जो लफ्ज उसी के बारे में हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कहा रोटी, रोटी या वोटी। अब बताइए कवायद के अंदर रोटी का आता है, उसके बारे में कोई कोई चीज पढ़ते नहीं, ये रोटी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये आपका बामाने लफ्ज है, ये बेमाने लफ्ज है। ऐसे लफ्ज बामाने लफ्ज के साथ हम लोग पढ़ते हैं, कवायद के अंदर बहस करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे 109 के अंदर क्या कह रहा उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 109 के अंदर वह नाम जो बादशाह, या अब देखिए यहाँ पे बादशाह बोल दिया गया, सरकारी बोल दिया गया, एजाजी तौर पर दिया जाए दरबार के अंदर। ये इससे पहले वाले सवाल के अंदर यानी कि वीडियो के अंदर यानी कि क्लास 9th-10th में भी पूछा गया था। तो जब भी सरकार का, बादशाह का, वजीर का, या दरगाह दरबार हो गया, या अंजुमन आ गया, कोई अदारा का बात आ गया, तो इसका मतलब एक खिताब की बात कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आप लोगों को वहां पे बता दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 110 के अंदर क्या कह रहा। 110 के अंदर कह रहा है कि वह इसमें जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाते हैं। देखिए मैंने बताया था जगह और वक्त को क्या कहा जाता है, तो इसको इसमें ज़र्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़र्फ कहा जाता है, इसमें ज़र्फ कहा जाता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को वहां पे बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिए। तो एक चीज को अगर आप सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली बात वहां पे नहीं है। मैंने आप लोगों को वहां पे हल्का से कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये ज़र्फ के दो अक़साम होते हैं, एक जमा, उसके बाद होता है मका, है ना। तो जमा यानी कि वक्त का बात जब करेगा तब, और यह मका यानी जगह की बात करेगा तब। तो दो कंडीशन यहाँ पे बनता है, इसलिए यहाँ पे जगह वक्त का जब भी बात करें ज़र्फ के अंदर लेके चलें। आला आपका औजार से है, इसमें कैफियत आपका खूबी या खराबी से रहेगा, जिसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर का। जेल में से इसमें इसमें खास की मिसाल दीजिए। तो खास का मतलब होता है यानी कि जो दुनिया में एक है, जो दुनिया में एक है वो खास है, उसी को यूनिक कहा जाता है, वो खास है। अब यहाँ पे देखिए रूमी, तो रोम के लोग को कहते हैं रूमी, तो रूमी तो एक नहीं है, ये तो होगा नहीं, है ना। जकिया, ये आपका एक नाम है, आयशा भी नाम है, इसका मतलब ये दोनों आपका सही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी एक से ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे
112 के अंदर क्या कह रहा है? 112 के जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालात या खुसूसियात जाहिर हो, जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालात या खुसूसियात जारी हो। तो जब भी अंदरूनी हालात या खुसूसियात की बात की जाती है तो इसमें जाति के अंदर में वो आता है, किसके? सिफत जाति के अंदर में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिफत है ना, कैफियती नहीं कुछ होता है, आपको याद रखना है। बाकी सिफत मिकदारी, यानी कि जहाँ पे नाप तौल की बात होगी, इससे पहली वाली वीडियो में मैं वहाँ पे सिफत के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ। नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक को उसमें जो आप क्वेश्चन लेके आते हैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आता है नाप तौल से रिलेटेड, नाप तौल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 113 के अंदर। 113 के अंदर क्या कह रहा है? 113 के अंदर दर्ज झेल से में से सिफत निस्बती। अब देखो निस्बती का ताल्लुक किससे था? जगह से था। किससे था? जगह से। पानी जगह है? नहीं भैया, अहमक जगह नहीं। अरबी, यानी ये अरब एक जगह है, अरब के लोग को ही कहा जाता है अरबी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 114 के अंदर क्या कह रहा है? 114 के अंदर कह रहा है कि वह जमीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें से एक जिसमें उस इस्म के बारे में बयान होता है, उसे क्या कहते हैं? जमीर के देखिए यहाँ पे जमीर क्या होता है? जो इस्म की जगह लेता है उसको हम लोग जमीर कहते हैं। इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज, उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। और ज़मीर के कितने अक़साम होते हैं? तो चलिए यहाँ पे ज़मीर के बारे में मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, क्योंकि ज़मीर से रिलेटेड मैंने इससे पहले अभी जो ये जो क्रैश कोर्स शुरू किया हूँ इसके अंदर मैंने आपको नहीं बताया था। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि देखिए ज़मीर के जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़मीर के 5 किस्में होते हैं। अब यहाँ पे हमको कैसे कैसे इस्तेमाल याद रखना है? चलिए, एक नंबर पे ज़मीर आपका क्या होता है? ज़मीर जो होता है आपका इस्म की जगह लेता है, इस्म की जगह। बस ये याद रखना, इस्म की जगह ज़मीर आता है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, यानी एक नंबर पे आपको इसी को रखना है। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के काम आए, सवाल सवाल वाला सवाल वाला लफ्ज। सवाल वाला जैसे क्या, क्यों, कैसे, कितना, हाँ, कहाँ, तो ये सब सवाल पूछा जा रहा है तो वो ज़मीर ज़मीर इस्तिफ़हामिया हुआ। इसको ज़मीर सवालिया भी कहा जाता है, सवाल से। उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है? उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, क्या रखना है आप लोगों को? अभी यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था, है ना, तो इशारा याद रखिएगा। एक नंबर पे ये आया तो दूसरे पे हम लोग क्या रखेंगे? इशारा। क्या याद रखेंगे? इशारा। तो जमीर इशारा क्या होता है? यानी जिस लफ्ज से इशारा किया जाए, बस इसको याद रखना है। ये चार ही है, यह है, वह है, और यह वैसे जो लफ्ज बनेगा, यह सब और वह सब, ये जमीर इशारा के अंदर हो गया। दो गो का खेल खत्म हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरा क्या हो जाएगा? जमीर जो आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरे जमीर के अंदर हम किसको रखेंगे? जमीर। चलिए मान लीजिए कि आपका जो परिभाषा दिया हुआ मौसूल को ही रखेंगे, मौसूल को ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन बना हुआ है, इसको याद रखना है। वह जमीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है, तो यानी कि ये अकेला अलग से नहीं आएगा, इसके साथ एक जुमला चाहिए ही चाहिए, तब जाके वो बनेगा क्या? ज़मीर मौसूल बनेगा। क्या बनेगा? मौसूल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले सकते हैं, क्या ले लें? वह लड़का जो कल आया था पकड़ा गया। जैसे ले लीजिए यहाँ पे वह लड़का जो कल आया था, आया था
पकड़ा गया। क्या किया गया? पकड़ा पकड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे, वह लड़का, वह लड़का, है ना, कल आया था पकड़ा गया। जो ये जो हुआ ना, ये जो ही आपका क्या हुआ? मौसूल हुआ। ज़मीर मौसूल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? ज़मीर मौसूल के अंदर जाएगा। किसके अंदर? ज़मीर मौसूल के अंदर, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो, जिसको, जिसका, है ना। तो इससे आपको जो लफ्ज बनेगा, आपको ज़मीर मौसूल के अंदर लेके चलना है। ज़मीर तनकीर या तनकीरी भी हम कह सकते हैं इसको, या तज़कीर भी कह सकते हैं। तज़कीर भी कहा जाता है, तज़कीर, तज़कीर भी हो जाएगा। ये क्या होता है? यानी कि ये किसी गैर, यानी कि गैर का मतलब क्या होता है? जिसको आप न जान रहे हो न पहचान रहे हो, वही ना गैर हुआ। आप जानिए न रहे हो। अब जैसे हम बोले यहाँ पे कुछ, अब कुछ को आप जान रहे हो, नहीं जान रहे तब ना बोले कुछ आया था, कुछ गया। यहाँ पे जैसे हमने बोला थोड़ा, है ना, थोड़ा सा पानी दो। अब यहाँ पे तो गहरा ना, पता नहीं चल पा रहा है ना, जान नहीं पा रहा कि थोड़ा सा पानी कितना। अरे एक मग चाहिए या एक गिलास चाहिए या एक कुल्फी चाहिए, पता तो नहीं चल पा रहा है ना। कम, है ना, कम तालिब इल्म। अब कम तालिब इल्म तो कितना, पता तो यही ना चल रहा है ना। अब बोला चलो जो है भैया जी, हमारा खाना बनाना है, कितना आदमी आएगा? तो कम आदमी आएगा। अब का मतलब ठीक बना लेगा वो? नहीं ना, नहीं बना सकता ना। कम आदमी, अरे कितना, काउंटिंग करके तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे कम के बारे में पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैर, गैर हम बोल सकते हैं, यकीनी शख्स बोल सकते हैं, जिसको मतलब कि, या चीज को जिसको हम पहचान नहीं सकते, जिसके बारे में हमको अंदाजा नहीं होता है। तो वैसे लफ्ज को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? ज़मीर तज़कीरी के अंदर रखेंगे, या इसको हम तनकीरी भी कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, एक इस्तिफामिया हुआ, दूसरा इशारा हुआ, तीसरा तनकीरी हुआ, चौथा आपका मौसूल हुआ। चलिए, और इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ना, मौसूल हो जाएगा, इसका आंसर मौसूल हो जाएगा। पांचवा के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो पांचवा के अंदर आता है ज़मीर शख्सी। किसके अंदर आता है? ज़मीर शख्सी। ज़मीर, ज़मीर शख्सी आता है पांचवें नंबर पे, याद रखना है इसको। ज़मीर शख्सी जो होता है तीन पार्ट में बटा हुआ रहता है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। एक का नाम रहता है, यहीं से रहता है, मुतकल्लिम, है ना। कहाँ से आता? मुतकल्लिम। अब मुतकल्लिम, इससे पहले ज़मीर शख्सी के बारे में पता है ना, हाजिर पढ़ा चुके हैं, और गायब। ठीक है। हाजिर मतलब मुतकल्लिम बोलने वाला, हाजिर मतलब सुनने वाला, गायब मतलब जिसके बारे में बात हुई। यानी जो बोलता है वो मुतकल्लिम, जो देखता है सुनता है वो आपका हाजिर, जो नहीं रहता है इसलिए कहते हैं गायब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग स्कूल लाइफ को याद कीजिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैम या सर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम महबूब है, तो वहाँ पे बोलता है कि महबूब, तो मैम बोलिस, मैम वहाँ पे, या सर क्या होगा? मुतकल्लिम। मैंने सुना तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं सुनने के बाद? हाजिर मिस या हाजिर सर, है ना। तो ये हाजिर क्या हो गया? यानी दूसरे के लिए था। अब यहाँ पे तीसरा जो जो काम हुआ वही गैप के अंदर आ गया। ठीक है। तो ये आपका था ज़मीर शख्सी के अंदर। तो 5 तरह का इसम था जो आप लोगों को ज़मीर के बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो रिपीटेशन में इसको और भी दूसरे मेथड से आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 115 की तरफ। 115 में क्या कह रहा है कि जेल में से इस्म लवाज़िम फ़ेल में कौन-सा शामिल है? लवाज़िम का मतलब होता है लाज़िम, यानी कि लाज़िम हो, लाज़िम। लवाज़िम किससे बना? लाज़िम से बना। तो फ़ेल में क्या चीज़ लाज़िम है? तौड़ होता है? नहीं जी, है ना? ज़माना होता है। फ़ेल में तो ज़माना पाया जाएगा, ये तो सही है। सूरत, सूरत थोड़ी पाया जाएगा। हाँ, ये आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। जिस तरीका से एक इस्म के अंदर पूछा गया था सवाल, इसमें लवाज़िम इस्म कौन-सा है? लवाज़िम इस्म कौन-सा है? यानी इस्म के अंदर कौन-सा चीज़ लाज़िम है? तो जिन्स लाज़िम है या नहीं है? तादाद लाज़िम है या नहीं है? हालत लाज़िम है। ये 3 वो कंडीशन है जिसमें इस्म लाज़िम होता है। फ़ेल के अंदर ज़माना लाज़िम है। जब तक ज़माना नहीं पाया जाएगा तब तक हम फ़ेल
नहीं कह सकते। आई थिंक मैंने वहां पे आप लोगों को बताया भी होगा, जमाना यानी फेल और मजदर के अंदर जो फर्क पाया जाता है यही चीज का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 116 के अंदर। 116 पे क्या कह रहा है, शायद जो है ना, शायद ने लिखा होगा, शायद लिखा होगा, शाहिद लिखा होगा, या मान लीजिए यहाँ पे चलिए टाइपिंग इधर है, मान लीजिए अहमद ने लिखा होगा। अब यहाँ पे अहमद ने लिखा होगा, अब बताइए अहमद ने लिखा होगा, इस जुमले में फेल की कौन सी सूरत पाई जा रही है। तो फेल की सूरत बताने के लिए बताया रहा है, अहमद ने लिखा होगा। अब बताइए, है ना, खबरी, तो खबरिया का मतलब जैसे कि खबर देना, है ना, वो सोया है, वो गया है, वो हंसा है, वो बोला है, ये खबर दे दिया गया। वो बीमार है, खबरिया जुमला के अंदर बीमार था या होगा, खबरिया जुमला के अंदर जाए। तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, अहमद ने लिखा होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है शक पैदा कर रहा है ना, अहमद ने लिखा होगा। अब यहाँ पे शक पैदा कर रहा है कि लिखा होगा, क्या बोल रहा है, अपने कहने बोल रहे हैं कि अहमद ने लिख लिया, अब बोले अहमद ने लिखा होगा। अब हो सकता है कि वो लिखा भी होगा कि नहीं लिखा होगा, कंफ्यूजिंग तो यहाँ पे शक पैदा कर रहा है। और जब शक पैदा कर दे इसका मतलब है कि शर्ती, या इसको हम लोग शर्तिया भी कहते हैं, ठीक है, या इसको एक नाम से और भी जाना जाता है जिसको हम लोग तमन्नाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तमन्नाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तमन्नाई कहते हैं, है ना। एहतमाली का मतलब जारी रहना, यानी इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, क्या नाम है, शकिया, है ना। नहीं नहीं, ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका, हाँ, अहमद ने लिखा होगा, तो यहाँ पे शर्तिया जमा तमन्ना है, ये नहीं होगा आपका, एहतिमाली ये होगा आपका सही जवाब। एहतिमाली का मतलब होता है शक पैदा करना, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, शकिया भी होता है ना। जुमला शकिया, यहाँ पे शक पाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे शर्ती जुमला नहीं, शर्त नहीं लगाया जा रहा, तमन्ना नहीं है ना। आपके लिए जैसे दुआ कर सकता हूँ, यहाँ पे तमन्ना ही का मतलब एक तरीका से आपका ख्वाहिश जो आती है, तो वैसे जुमला को, है ना, काश मैं इस एग्जाम में एक नंबर और आ जाता तो मैं पास हो जाता, है ना, अल्लाह हमको कामयाब करे, अल्लाह हमको नेक रास्ते पे चला। तो ये आपकी ख्वाहिश, एक तमन्ना, एक, है ना, शर्त लगा रहे हैं, शर्त से याद रख सकते हैं, तमन्ना, ख्वाहिश। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अहमद ने लिखा होगा। तो अहमद ने लिखा होगा यहाँ पे शक पैदा कर रहा है, इसलिए एहतिमाली इसी का नाम है शकिया। खबरी जुमला आपका आ गया जाके, है ना, खबरी जुमला को ही हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिर्फ खबर दिया जाता है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। खबरी जुमला को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक मस्बत एक मनफी के अंदर, ठीक है। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, एहतिमाली जुमला, उसको फेल के अंदर रखेंगे, यानी जिसको हम लोग शकिया फेल भी या जुमले के अंदर रख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, 117 में क्या कह रहा, देखिए फेल से फेल के बारे में आ गया। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फेल माजी के अकसाम के बारे में बताया था, फेल माजी फिर से आ गया, जिससे यह जाहिर होता है कि किसी खास जमाने गुज़श्ता में काम जारी था। क्या बोल रहा है, जारी था, क्या जारी था, उसको क्या कहेंगे, जारी के लिए क्या बताया गया था इससे पहली वाली वीडियो में, माजिद ना तमामी, क्या, ना तमामी। इसी का दूसरा नाम क्या है, इस्तेमारी, क्या नाम है, इस्तेमारी, इस्तेमारी, है ना। इसका मतलब है कि आपको काम कहाँ रखना है, काम जारी, जारी था, काम जारी था, ये याद रखना है आपको। मुतालिक का मतलब बस ये इसका आखिरी में पहचान रखना है, तो वो आया, वो गया, अहमद सो रहा, सोया, वो हंसा, वो बोला, मुतालिक मतलब कि सिर्फ बोल दिया गया, खबर हल्का सा दे दिया गया, लास्ट में अलीफ रहेगा, है ना, ये रहेगा, ये रहेगा, ये मुतालिक के अंदर रह गया, है ना। माजी एहतिमाली अभी तो बताया गया था ना, यही को तो बोला जाता ना शकिया, जब शक का बात आएगा तब ना। यहाँ पे तो शक तो कोई बात नहीं किया गया, काम बोल रहा जारी है। तो जब जारी है तो इसका मतलब है कि ना तमाम है, और ना तमाम को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जमी मांजी इस्तेमारी भी हम कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम है। हम माजी एहतिमाली यानी माजी शकिया के अंदर हम लोग इसको रख सकते हैं।
अगर आपको इसको पूरा माजी के टाइप को देखना तो अगर आप चौथा वीडियो नहीं देखे तो आप उसे जाकर देख ले, वहां पे क्लियर मैं कर दिया हूँ। अगर फिर भी रह गया होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे ये पूछा जा रहा है आप लोगों से 118 के अंदर कि जुमले के असल अनासर कितने हैं। जुमले के जो है असल अनासर कितने हैं। तो असल अनासर अगर हम देखें यहाँ पे तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जुमले के सही अनासर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है कि 2 में है कि 1 में 2 हो जाएगा, और 2 में है कि 3 हो जाएगा, और 4 के अंदर सी के अंदर क्या है, सी के अंदर 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जुमले के अगर असल अनासर देखा जाए यानी कि एक एलिमेंट देखा जाए, जुमले के कितने एलिमेंट होते हैं, तो जुमले में 2 एलिमेंट आता है। कितने एलिमेंट आता, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 2 को अनासर क्या आता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा जाहिद बीमार है, ओ सॉरी अहमद बीमार है। अब इसमें 2 एलिमेंट यानी कि मूल अवस्था दिया गया है। एक ये, एक पार्ट ये कि जिसके बारे में कहा जाए, और जो चीज दूसरा है कि जो चीज कहा जाए। ये 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट 2 एलिमेंट लेके हम लोग चल सकते हैं। ये 2 असल अनासर है। तो एक के अंदर जैसे अहमद, अहमद को यानी कि इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों को इसको कहा जाता है मसनद आलिया। 2 एलिमेंट है जिसका एक का नाम है मसनद आलिया, मसनद आलिया, दूसरे का नाम क्या है मसनद, क्या नाम है मसनद, मसनद आलिया। एक मसनद आलिया है, दूसरे का नाम मसनद है। अब इसमें से 2 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का नाम मसनद आलिया, दूसरे का नाम है मसनद। तो मसनद आलिया क्या होगा, जिसके बारे में कहा जाए, ये आपका मसनद आलिया है। और ये जितना भी बात कहा गया जैसे बीमार है, ये आपका मसनद हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम ले सकते हैं यहाँ पे कि रहमत, रहमत खूबसूरत खूबसूरत लड़का है। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हुई, रहमत की। ये जो रहमत की जो बात हुई ना, इसी को कहा गया मसनद आलिया। क्या कहा गया, मसनद आलिया। उसके बाद आप देखिए खूबसूरत लड़का, ये जितनी भी बात कही गई है, ये सारी की सारी बात जो है मसनद है। क्या है, मसनद है। इसी को कहा गया है जुमले के असल अनासर कितने हैं, तो 2 है। दोनों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया गया। आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रीडिकेट, पढ़े या नहीं पढ़े, है ना। एक हिंदी में पढ़ेंगे उद्देश्य या विधेय, वो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब 119 का सही देख लेते क्या है। 119 में है कि नाचना ना जाने अंगना टेढ़ा, क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऑप्शन नंबर जरबुल मिसाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। मैंने आप लोगों को बताया था जरबुल मिसाल का दूसरा नाम क्या है, कहावत है, कहावत है। और उसके बाद जाके इसकी पहचान कुछ नहीं, ये दोनों के बीच चलता है। मुहावरा के आखिर में ना आता नहीं आ तो कहावत लेके चलो या जरबुल मिसाल लेके चलो। तो देखिए आखिरी में नाचना ना जाने अंगना टेढ़ा, यहाँ पे ना तो नहीं आया अलिफ आया, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 में क्या कह रहा, उर्दू में हरूफ इल्लत की कितनी किस्में पाई जाती है। तो उर्दू में हरूफ इल्लत की जो किस्में पाई जाती है वो 3 किस्में पाई जाती है। कितने किस्में, 3 किस्में पाई जाती है। कितनी किस्में, 3 किस्में। एक का नाम है अलिफ, दूसरे का नाम है वाव, तीसरे का नाम है ये 3 को किस्में पाई जाती है। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 121 के अंदर। 121 के अंदर का ये जो है आप लोगों को, इसका भी जवाब आप लोगों को किसके अंदर देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। 121 का सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ पे ये कह रहा है कि उर्दू में ठहराव को क्या कहा जाता है। तो उर्दू में ठहराव को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है,
तो वक्फा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्फा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 122 के अंदर जेल में से साबके की मिसाल दीजिए। साबका का मतलब होता है क्या? शुरू में, सीन से साबका, सीन से शुरू, ऐसे याद रखिएगा। शुरू में जब बेमाने लफ्ज आएगा तो उसको साबका बोलेंगे। जैसे बे, ये साबका है। अहले, ये भी साबका है। पुर, ये भी साबका। इसका मतलब सभी में पाया जा रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 124 का देख लेते हैं। 124 में क्या कह रहा है? 124 के अंदर कह रहा है कि जेल में से लहका लफ्ज की मिसाल निशानदेही कीजिए। लहका का मतलब याद रखना, लाम से लहका, लाम से लास्ट। ठीक है, लास्ट याद रखना है। तो लास्ट में देखिए लफ्ज में, लास्ट में यहाँ पे बेमानी लफ्ज होना चाहिए। तो मसद है ना, यक, मसद, ये तो आप मसद आपका लफ्ज है। हकीम भी आपका लफ्ज हो गया। पोश, ये आपका क्या बेमानी लफ्ज है। नकाब पोश है ना, तो ये आपका क्या आ गया? जाके लहका आ गया। तो लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आ गया? पोश। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 124 हो गया। 125 के अंदर देख लेते हैं। 125 के अंदर क्या कह रहा है कि जिनकी मदद से जुमले बनते हैं, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाने हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपको किसको कहा जाता है? हुर्फ आत्फ को कहा जाता है। इसमें जो है ना, दो इसमों को भी मिलाया जाता है और जुमले की भी बात किया जाता है। जुमले की बात इसी के अंदर आती है। ठीक है। हुर्फ जार क्या होता है? हुर्फ जार जो होता है, दो इसमों को या इसम को फेल से मिलाने का काम करता है। यहाँ पे जुमले का जिक्र किया गया इसलिए हुर्फ अत्फ आ जाएगा। नदा का मतलब वो हो गया जिसको पुकारा जाए, जिस लफ्ज से पुकारा जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नदा कहते हैं। आप लोगों को मैंने वहां पे आई थिंक इससे पहले आप लोगों को बताया था कि इससे पहले कि नहीं बताया था। चलिए जब यहाँ पे आई थिंक नहीं बताया है, तो चलिए ये भी आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पे कि एक होता है जाके जहाँ पे जब नदा की बात आती है ना, तो वहां पे एक लफ्ज ये भी आता है। क्या आता है? मुनादा। क्या आ जाता है? मुनादा। तो लफ्ज मुनादा भी आ जाता है। नदा का मतलब यहाँ पे ये आता है यानी कि जिस जिस चीज से पुकारा जाए, जिस से पुकारा जाए, पुकारा जाए, जिससे पुकारा जाए, है ना। यानी जिस लफ्ज से पुकारा जाएगा वो नदा होगा। जिसको पुकारा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? मुनादा कहलाता है। जिसको 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 पुकारा जाए, पुका पुकारा पुकारा जाए, जिसको क्या किया जाए? पुकारा जाए। अब यहाँ पे से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जैसे बोले ए तारीख, तारीख, तो यहाँ पे देखिए पुकारा किसको गया? तारीख को। तो जिसको पुकारा गया वो मुनादा हो गया। जिस लफ्ज से पुकारा गया ए, तो ए आपका क्या बन गया? ये नदा बन गया। ठीक है। हुर्फ आप यानी कि जुमले को भी मिलाया जाता है, इसको भी एक मानेदार लफ्ज जुमला बनाता है। हुर्फ जार जो होता है दो इसमों को मिलाने का काम करता है, सॉरी इसम और फेल को मिलाने का काम करता है। जैसे मेज पर रख, मेज पर रख दो। अब यहाँ पे देखिए मेज आपका इसम है और यहाँ पे क्या? रख दो, ये आपका फेल है। इस दोनों को जो मिलाया ये पर आपका क्या बन गया? हुर्फ जार बन गया। चलिए आगे चलते 125 के अंदर क्या कह रहा है? 125 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इल्मोदानिस क्या है? इल्मोदानिस, इल्म भी उसी को कहा जाता है, दानिश भी उसी को कहा जाता है। तो ये मुतरादिफ अल्फाज का ये निशान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, मुज्जात यानी उल्टा लफ्ज। चलिए 127 के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा जेर में से इस्लाह की जमा क्या होगा? इस्लाह की जमा इस्लाहात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस्लाह की जमा इस्लाहात। चलिए आगे देख लेते हैं 128 इसका जिद है, यानी कि ये भी सेक्शन जो आपको कहा देना कमेंट सेक्शन के अंदर देना। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे आगे कहा गया है यहाँ पे कि आग बगुला होना से क्या मुराद है? तो आग बगुला होना, अपना मतलब निकालना नहीं जी। तवा बर्बाद कर देना नहीं जी। आग से खेलना नहीं जी। ये आपका होगा इनमें से कोई नहीं।
यानी कि आग बबूला होना, एक तरीका से बबूला होना, एक तरीका से गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए 30 नंबर में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, चांद चांद सा चेहरा किसका मिसाल है। तो चांद सा चेहरा किसका मिसाल है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कहते हैं भाग गेलो। अबे दादा। हम्म चलिए यहीं पे रखते हैं। देखिए फिर आगे, चलिए यहीं पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि चांद सा चेहरा किसकी मिसाल है। चांद सा चेहरा पूछा जा रहा है, इस्तिआरा की या रोजमर्रा की या तस्बिया का। तो रोजमर्रा की ये भी लफ्ज कई बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है मैं बता देता हूँ। रोजमर्रा क्या होता है कि हम लोग जब अपनी जिंदगी के अंदर में जो रोज वाक्य इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे खाना लाओ, पानी पियो, है ना, अखबार पढ़ो, है ना, वहां जाओ, यहाँ आओ, ये क्या है, यही रोजमर्रा है। स्कूल जाओ, मार्केट जाओ, सब्जी लेके आओ, तो ये सब रोजमर्रा है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो यही चीज आपका रोजमर्रा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चांद सा चेहरा, तो यहाँ तो रोजमर्रा का बात होगा नहीं। अब बात आ रहा है इस्तिआरा का। सबसे बड़ी बात है कि चलिए इसको भी यहाँ पे देखिए, आपका ये जो है ना, क्या नाम है, इस्तिआरा। इस्तिआरा आपका जो है, यहाँ पे पूछा जा रहा है चांद सा चेहरा। तो चांद सा चेहरा क्या हो जाएगा। देखिए चांद सा चेहरा का मतलब हो गया जाके कि चांद के जैसा जो है चेहरा को दिखाया जा रहा है। यही चीज है यहाँ पे तस्बिया के अंदर आता है। ये तस्बिया में क्या होता है कि हम शक्ल इस्तेमाल किया जाता है। शक्ल हम शक्ल का मतलब कि एक जैसा शक्ल, चांद सा चेहरा, है ना, मेरा लाडला का चांद सा चेहरा, तो यानी चांद के जैसा बताया जा रहा है। तो वैसे ऐसे लफ्ज को क्या हम किसके अंदर रखेंगे, तस्बिया के अंदर रखेंगे, हम शक्ल के अंदर। जैसे हम बोल सकते हैं पत्थर जैसा दिल, है ना, ये है ना, पत्थर के जैसा दिल। इसका मतलब है दिल को किसके तरह बना रहा है, पत्थर की तरह बना रहा है कि मजबूत है, कठोर है ना। इस तरीका से वहां पे किया जाता है। तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तस्बिया कहते हैं। इस्तिआरा के अंदर ऐसी बात नहीं होती है। इस्तिआरा क्या होता है, एक तरीका से ये समझिए, किसी चीज के, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इस्तिआरा जो होता है, एक तरीका से इसका माने अगर देखा जाए, तो इसका माने ये होता है कि असली माने के अलावा वो क्या कहता है, किसी माने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस्तेमाल के तौर पे ये तो आपको समझ में आ गया कि तस्बिया किसको कहा जाता है, हम शक्ल देने वाला, जैसे चांद सा चेहरा हो गया, है ना, पत्थर जैसा दिल, है ना। तो ये इस तरीका का लफ्ज जो हो गया आपका क्या बन गया, तस्बिया। अब हम लोग देख लेते हैं दो टॉपिक के बारे में। यहाँ तक तो हो गया था टू टॉपिक, इसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था, पूरा नाम है अकबर हसन। तखल्लुस की बात करें तो ये अकबर हो जाएगा इसका तखल्लुस। उसके बाद है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ, कब, यानी कि 16 नवंबर 1846 के अंदर इलाहाबाद में हुआ था। अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई थी, तो अकबर इलाहाबादी की वफात जो है 9 सितंबर 9 सितंबर 1921 को आपका हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, अकबर इलाहाबादी की, अ, आगे इसके वालिद का नाम दिया हुआ है। इसके वालिद का नाम क्या था, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था, तफसिल हसीन। उसके बाद है अकबर इलाहाबादी के बेटे का नाम क्या था, हासिम। क्या नाम था, हासिम, जो 13 वर्ष के उम्र में इंतकाल कर गए थे। अब आगे यहाँ पे ये है कि नज्म के बारे में, मुस्तकिल, मुस्तकबिल, उसके बाद मदरसा अलीगढ़, उसके बाद गांधीनामा, और दरबार दहली, है ना, बड़क कलीसा। ये अकबर इलाहाबादी की नज्म है। अकबर इलाहाबादी के नज्म का यहाँ पे मुस्तकबिल हो गया एक, उसके बाद दूसरा मदरसा अलीगढ़ हो गया, उसके बाद गांधीनामा, और उसके बाद जो क्या दरबार दहली, उसके बाद बड़क कलीसा। ये आपका था नज्म अकबर इलाहाबादी का। अब थोड़ा सा अहम निकात में देख लेते हैं, अकबर इलाहाबादी क्या कह रहे हैं
देखिए अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है। लिसानुल असर किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी का ताल्लुक वकालत के पेशे से था। किस पेशे से था? वकालत के पेशे से था। अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना शायर थे। कैसे शायर थे अकबर इलाहाबादी? ज़रीफ़ाना शायर थे और इसी के सबब से मशहूर भी हुए थे। तो अकबर इलाहाबादी किस शेर की वजह से मशहूर हुए थे? ज़रीफ़ाना शेर की वजह से मशहूर हो गए थे। अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया रवायतों के लिए भी मशहूर हुए थे, है ना। अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया और रवायतों के लिए भी मशहूर हुए थे। अकबर इलाहाबादी ने 2 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी अकबर इलाहाबादी? 2 शादियाँ की थी। अकबर को अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक था, है ना। तो अकबर को अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। आगे कि अकबर को खान बहादुर का खिताब 1898 से, है ना, और 1898 या 96 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1898 या 96 में खान बहादुर का खिताब मिला था। 1896 या 98 में। लेकिन अगर देखा जाए एग्जैक्ट अगर इसका पोल जो होगा, यानी कि एक तो 98 में मिला था और 96 में मिला था। खान बहादुर का खिताब जो 98 में मिलेगा। मैं आपको पहले ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अकबर सर सैयद तहरीर यानी अलीगढ़ गढ़ तहरीर के मुखालिफ थे, यानी इसके विरोध में थे, अगेंस्ट थे। उसके बाद है कि अकबर इलाहाबादी ने 1873 में हाई कोर्ट में वकालत का इम्तिहान पास किया था। तो वकालत का इम्तिहान कब पास किया था? 1873 में हाई कोर्ट में हाँ वकालत का इम्तिहान पास किया था। अकबर इलाहाबादी का शुमार नुमाइंदा नज्म गो में होता है। ठीक है। 1 अक्टूबर 1910 को अकबर इलाहाबादी 1 अक्टूबर 1910 को अकबर इलाहाबादी की अहलिया का इंतकाल हो गया था। तो अकबर इलाहाबादी की अहलिया का इंतकाल कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1910 को हो गया था। अकबर इलाहाबादी मुसन्निफ के ओहदे से रिटायर हुए। ठीक है। उसके बाद देखिए शाहिद माने ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। यह कौल अकबर इलाहाबादी का है। यानी शाहिद माने ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। ठीक है, लिहाफ। यह कौल किसका है? तो ये कौल जो होगा अकबर इलाहाबादी का है। किसका है? अकबर इलाहाबादी का है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे। आगे है यहाँ पे दूसरे अदीब के बारे में देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम था मोहिउद्दीन अहमद। क्या नाम था? मोहिउद्दीन आज़ाद। उसके बाद ये कि 1888 में मक्का में पैदा हुए। 1888 में मक्का में पैदा हुए। 22 फरवरी 1958 को हिंदुस्तान में वफात पाए थे। 1958 में 22 फरवरी 1958 में हिंदुस्तान में वफात पाए। उसके बाद है वालिद। वालिद का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन अहमद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन अहमद। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे गुब्बारे खातिर। ये आपका क्या था? गुब्बारे खातिर आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ है। उसके बाद देखिए यह किताब, यानी जो किताब है, यह किताब का ताल्लुक सनफ मकतूब निगारी से है। तो यानी गुब्बारा खातिर एक मकतूब निगारी से ताल्लुक़ रखता है यह किताब। और यह किताब अहमद नगर जेल से लिखी गई थी। यानी कि अबुल कलाम आज़ाद की गुब्बारा खातिर किस जेल से लिखी गई थी? तो अहमद नगर जेल से लिखी गई थी, जो 1942 से 43 के ज़माने की तसनीफ़ है। यानी 42 से 43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर, उसी समय से आप ले सकते हैं इसको। यह किताब कुल 24 खतूत पर मुश्तमिल है। इसमें 24 को खतूत लिखा गया था। यह किताब मुश्तमिल है जिसमें 3 खतूत है। इसके आखिरी खत की तारीख 16 सितंबर 1943 है। इसके आखिरी खत की जो है आपका
आखिरी खत की तारीख जो है 16 सितंबर 1943 है। तफसीलियात में देखें तो तर्जुमुल कुरान अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विन्स फ्रीडम, ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, यह अंग्रेजी ज़माने की किताब है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं इसका अहम निकात में क्या है। अहम मालूमात के अंदर देखें यहाँ पे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल हिंद कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल हिंद कहा जाता है। मौलाना कलाम आज़ाद भारत रत्न याफ्ता भी थे, यानी भारत रत्न भी इनको मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक आज़ादी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी जो आपका ये हुआ था तहरीक आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके बाद मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर तालीम बनाए गए, है ना। ये मौलाना आज़ाद जो थे भारत के पहले वजीर तालीम बनाए गए थे। जो आज़ाद जो मौलाना आज़ाद पहली बार 35 वर्ष की उम्र में कॉन्फ्रेंस के सदर कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। तो यानी 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए थे और इस ओहदे पर 1939 से 1946 तक रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस के सदर कब बनाए गए थे? 1939 में, जब 35 साल के थे और 46 तक रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी जो थी 1906 से 7 के बीच में हुई थी। उसके बाद है कि मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल निकाला था, एक अखबार निकाला था अल हिलाल, जो 1912 में निकाला था। मौलाना आज़ाद भारत की आज़ादी के जुर्म में भी जेल गए थे, यानी भारत की आज़ादी के जुर्म में जब उसका ये कर रहे थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो उस समय उसको जेल भी जाना पड़ा था। आगे कि मौलाना आज़ाद ने 15 वर्ष की उम्र में लिसानुल सदक के नाम से एक रिसाला जारी किया था। ठीक है, 15 वर्ष की जब उम्र के थे तभी वो जारी कर दिया था। आगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बगैर दूध वाली चाय पीते थे। बगैर दूध वाली चाय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीते थे। मौलाना आज़ाद अपने वालिद के साथ बचपन में कोलकाता गए थे, तो बचपन में ही कोलकाता गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो अपने वालिद के साथ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 44 महीने रांची में नज़रबंद रहे थे। कितने महीने? 44 महीने। ठीक है, तो 44 महीने जो थे वो रांची में नज़रबंद रहे थे। मौलाना आज़ाद के खतूत नवैशी जो, यानी खतूत में जो है इंसाइया की झलक दिखती है ना। तो इंसाइया की झलक झलक मिलती है। अब यहाँ पे से और देखते आगे चलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये था आप लोगों का 2 टॉपिक इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कैसा रहा आज का क्लास? तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद जाके मेरे लोग का 5 क्लास हो गया है। जब 5 क्लास हो गया है तो इसका मतलब है कि छठा क्लास हम जो लेके आने वाले हैं 120 क्वेश्चन लेके आने वाले, 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और उसका जो है सिर्फ आप लोगों को आंसर क्वेश्चन में ही जवाब देना है। ठीक है, उसमें भी मैं सेटअप करके लेके आऊँगा किस तरीका से, तो आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट छठा वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।